ये कहानी फ्यूचर की है, जहां दुनिया को हम डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते हैं। अब जमीन की ऐसी हालत कैसे हुई और किस तरह लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत फ्यूचर की दुनिया को दिखाते हुए होती है, जब पूरी दुनिया का माहौल और हर चीज काफी खराब हो गई थी। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने पेड़ पौधों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें बदलने की कोशिश की, पर उनका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पौधों के डीएनए को तो बदल दिया, पर वो इतने खतरनाक हो गए कि इंसानों की जान के ही दुश्मन बन गए। उन्होंने बुरी तरह चुन चुनकर इंसानों को शिकार बनाया, जिससे हालात इतनी खराब हो गई कि जमीन अब ऐसी बन गई है और ये खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया। ऐसी हालात में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। हर किसी को अपनी अपनी जान की पड़ी थी, जिस वजह से इंसानों ने भी खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। जैसे कि अमीर पैसे वाले लोग आम लोगों से अलग एक कॉलोनी बनाकर रहने लगते हैं, जिसका नाम सिटाडेल था। सिटाडेल कॉलोनी का माहौल बाहर की दुनिया से काफी अलग था। वो रहने लायक था और वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। वहां की जमीनें भी काफी अच्छी थीं। साथ ही सिटाडेल के लोगों ने अपने बीजों को ऐसे बदल दिया था कि वो कुछ भी उगा सकते थे। मगर सिटाडेल के लोग बाहर के लोगों को बीज तभी दिया करते थे जब उन्हें उनके खून या ऑर्गन की जरूरत होती। खून और ऑर्गन के बदले बाहर वाले लोगों को बीज हासिल करने पड़ते थे। मगर उन बीजों को भी सिटाडेल वालों ने इस तरह लॉ किया था कि बाहर के लोगों को बस एक ही तरह की फसल मिल सकती थी, और कुछ बीजों को तो लॉ करने के लिए कोर्ट की जरूरत पड़ती थी। जिससे हमें पता लगता है कि बाहर के लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद हम कहानी की मेन कैरेक्टर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम वेस्पर था, जिसके नाम पर ही ये मूवी बनी है। वेस्पर अपने पैरालाइज्ड डैड के साथ रहती थी। उसके डैड चल फिर नहीं सकते थे, उनकी हालत भी बहुत खराब थी। अब उसके डैड पहले सिटाडेल वालों के लिए ही काम करते थे और वही रहते थे, पर धीरे धीरे जब उसके डैड पैरालाइज हुए तो सिटाडेल वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। मदद के तौर पर उन्हें बस एक ड्रोन जैसा दिखने वाला रोबोट दिया, ताकि इसके जरिए वो किसी से मदद ले सके। अब इस ड्रोन रोबोट में वेस्पर के डैड के दिमाग का कुछ हिस्सा डाल दिया गया था और उनकी बाकी बॉडी तो बेड पर ही पड़ी होती है। इस हालत में हम देख पाते हैं कि वेस्पर एक काफी इंटेलिजेंट और बहादुर लड़की है। वो अच्छे से जानती है कि इन हालात में कैसे सरवाइव करना है। उसने अपनी छोटी सी लैब बनाई हुई थी, जहां वो अपने हिसाब से पेड़ पौधों को जेनेटिकली बदलती रहती थी, उन पर एक्सपेरिमेंट करती है। साथ ही वो अपने डैड को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के जरिए उनका इलाज कर रही थी, जिसके लिए मशीन की जरूरत होती थी, क्योंकि तभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम करता था। और ऐसे ही उसके फादर अभी तक जिंदा थे। अब एक दिन वेस्पर जब ड्रोन रोबोट के साथ घर आ रही थी, तो उसने देखा कि उसके डैड के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बैटरी किसी ने चुरा ली है। इससे वेस्पर परेशान हो गई और अब उसे न चाहते हुए भी अपने अंकल से मदद लेनी पड़ेगी, जो बहुत ही बुरा इंसान है, और वो उसके पास चली जाती है। असल में उसका अंकल एक ऑर्फनेज को चलाया करता था। वो बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता था। उन बच्चों के खून और ऑर्गन्स के बदले वो सिटाडेल वालों से लेन देन किया करता था, ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। अब वेस्पर अपने अंकल के पास जाकर देखती है कि कुछ लोग एक जग को मार रहे हैं। जग दरअसल इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स थे, जिन्हें सिटाडेल वाले अपने काम करवाने के लिए बनाया करते थे। वेस्पर के अंकल ने इस जग्गी को वहां से खरीदा था, पर अब जब वो उसके किसी काम की नहीं रही तो वो उसे मरवा देता है। अब वेस्पर अपने अंकल को बताती है कि मुझे अपने डैड की लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बैटरी चाहिए, जिसके लिए वो अपना खून देने को भी तैयार हो जाती है। उसका अंकल खून तो ले लेता है, लेकिन बैटरी लेने के लिए उसे 2 दिन के बाद आने का टाइम देता है। वेस्पर कहती है, 2 दिन तो बहुत ज्यादा होंगे, मेरे डैड नहीं रुक सकते। पर जब अंकल नहीं सुनता तो वो जबरदस्ती बैटरी चुराकर भागने की कोशिश करती है, पर बेचारी ऐसा कर नहीं पाती और अंकल उसे पकड़ लेता है।
वो फिर वेस्पर को वहां से बाहर निकाल देता है। अब थोड़ी देर बाद वेस्पर चुपके से अंदर घुस जाती है और ऐसा करते हुए एक बच्चे ने देख लिया था, पर वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। अब सबसे पहले वेस्पर यहाँ से बैटरी चुराती है, जिसके बाद कई सारे बीज भी ले लेती है जो उसके अंकल ने सिटाडेल वालों से ही लिए थे। इसके बाद वो सीधा अपने घर भाग जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन के बाद वेस्पर देखती है कि सिटाडेल वालों के यहाँ से एक प्लेन उड़कर बाहर आया है, लेकिन वो कुछ दूरी के फासले पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए वेस्पर फौरन उस तरफ भागती है जहां उसे प्लेन के पास जख्मी हालत में एक औरत मिलती है जिसका नाम कैमिला था। वो बेहोशी की हालत में थी। वेस्पर जल्दी से उसे सहारा देकर उठाती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कैमिला का इलाज करती है, उसकी मरहम पट्टी करती है, जिस वजह से कैमिला की तबीयत में सुधार आया और वो ठीक से उठकर खड़ी हो जाती है। वो वेस्पर से कहती है, मेरे साथ मेरे डैड, तुम जाकर उन्हें भी ढूंढो, क्योंकि हम सिटाडेल के रहने वाले हैं, तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को भी अपने साथ वहां ले चलेंगे ताकि तुम अपनी जिंदगी ऐश और आराम से वहां पर गुजार सको। अब ये सुनकर वेस्पर फौरन ही उसके डैड को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसने कैमिला के डैड को देख लिया था, लेकिन वेस्पर के उनके पास पहुंचने से पहले उसका अंकल उनके पास पहुंच जाता है। वेस्पर के अंकल ने पहचान लिया था कि ये आदमी सिटाडेल से आया है। वो उनके पास जाकर देख लेता है तो उसे पता चल गया कि इस आदमी के साथ यहाँ कोई औरत भी है। इसके बारे में वेस्पर का अंकल पूछता है, लेकिन उसकी डैड यानी कैमिला के डैड उसे कुछ नहीं बताती। इसी वजह से वो उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर फौरन वेस्पर भागकर आती है। वो उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उसके अंकल ने कैमिला के डैड को मार दिया था और वेस्पर को भी वो साइड में धक्का दे देता है। अब ये देखकर वेस्पर फैसला करती है कि मैं कैमिला को उसकी डैड की मौत के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए घर आकर वो कैमिला से झूठ बोल देती है कि मैंने तुम्हारी डैड को ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले, इसलिए कल मैं उन्हें फिर ढूंढने जाऊंगी। यहाँ कैमिला वेस्पर से उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तब वेस्पर बताती है कि मेरी माँ को भी एक खतरनाक वायरस लग गया था, पर अभी तक इसका कोई इलाज नहीं बन पाया, इसलिए वो हमें छोड़कर एक बागी ग्रुप के पास चली गई ताकि हमें ये वायरस ना लग जाए, क्योंकि उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सब भी वायरस से इफेक्टेड हैं। उस बागी ग्रुप का नाम पिलग्रिम्स होता है। पिलग्रिम्स के लोग अपनी अलग दुनिया बसाकर रहते हैं और उन्हें बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं होता, और वो हर चीज यहाँ तक कि कबाड़ को भी जमा करती रहती थी। अब टाइम के साथ साथ वेस्पर और कैमिला के बीच माँ और बेटी जैसा रिश्ता बनने लगता है। वेस्पर उसे अपनी लैब भी दिखाती है, जहां उसने जेनेटिक बदलाव किए हुए पौधे भी उगा रखे थे, जो अब काफी बड़े हो गए थे। उन्हें देखकर कैमिला काफी हैरान भी होती है, साथ ही वो इम्प्रेस हो जाती है। अब एक दिन वेस्पर फैसला करती है कि मुझे कैमिला को उसकी डैड की मौत के बारे में बता देना चाहिए। इसलिए वो कैमिला को उनकी लाश के पास लेकर आती है। उन्हें मरा हुआ देखकर कैमिला काफी टूट जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है। तब वेस्प बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है, जिस दौरान वो कैमिला की गर्दन पर एक अजीब सा निशान देखती है। वेस्पर इस बारे में जब उसे पूछती है तो कैमिला के राज खोलती है कि मैं असल में एक जग हूं जिसे सिटाडेल में बनाया गया था, और जिस आदमी ने मुझे बनाया था मैं उसे अपना फादर बोला करती थी, इसलिए उनकी मौत से मुझे इतना दुख पहुंचा। अब कैमिला बाकी जग के मुकाबले काफी होशियार और एक्टिव जग थी, साथ ही उसके अंदर इंसानों जैसे इमोशंस भी थे, इसलिए सिटाडेल वाले उसे मारना चाहते थे। उसे बचाने के लिए उस दिन कैमिला के डैड प्लेन के जरिए सिटाडेल से भाग रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका प्लेन तबाह हो गया। इस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए थे। कैमिला वेस्पर से कहती है, मुझे एक और बात के लिए माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को सिटाडेल लेकर जाएंगे। अब जाहिर है हम वहां से भाग गए थे, तो वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम डैड को ढूंढ लो। यह सुनकर वेस्पर को काफी बुरा लगता है।
वो कैमिला से नाराज होकर उस पर गुस्सा करती है, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, क्योंकि उस बात के बाद मैंने तुम्हें आखिरी उम्मीद समझना शुरू कर दिया था। घर आने के बाद वेस्पर के डैड ड्रोन रोबोट के जरिए वेस्पर से बात करते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें कैमिला को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो इस टाइम काफी दुखी है। तब अपने डैड की बात मानकर वेस्पर उसे माफ कर देती है और उसके साथ बात करने लगती है। अब एक दिन वेस्पर को याद आया कि क्योंकि कैमिला भी सिटाडेल से आई है, तो हो सकता है कि इसके खून, डीएनए और सेल से लॉक हुई बीजों को अनलॉक किया जा सके, लॉक्स को तोड़ा जा सके, जिससे बीज इस्तेमाल के काबिल बन जाएंगे। वेस्पर ऐसा करती भी है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से वेस्पर मायूस और परेशान हो जाती है। उसे परेशान देखकर कैमिला एक म्यूजिक बजाती है जो उसे उसके डैड ने सिखाया था। जैसे ही कैमिला के सेल की मदद से वो बीज अपने आप ही अनलॉक हो जाते हैं। इसका मतलब था कि इस धुन में बीजों को अनलॉक करने का कोड था और इसी वजह से कैमिला के डैड ने उसे म्यूजिक सिखाया था। वेस्पर ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब इन बीजों की मदद से जितने चाहे और जो चाहे वो फसल उगा सकती है, जिससे हम भी अपनी जिंदगी ऐशो आराम से गुजार सकते हैं, सिटाडेल जैसी, और हमें वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक दिन जब वेस्पर घर पर नहीं थी तो उसका अंकल आ जाता है। वो जब कैमिला को यहाँ देखता है तो उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर कैमिला की गर्दन पर बने निशान पर जाती है तो उसे ये जानने में देर नहीं लगती कि ये लड़की असल में एक जग है। लेकिन इससे पहले वो कैमिला के साथ कुछ करता, तभी वेस्पर भी आ जाती है और ये दोनों उसकी अंकल पर हमला कर देती हैं। दोनों मिलकर उसे पकड़ लेती हैं। अब वेस्पर अपने अंकल को नहीं मारती, वो उसके सामने एक शर्त रख देती है, अगर तुम सिटाडेल के लोगों को कैमिला के बारे में कुछ नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें उन बीजों को अनलॉक करने का फार्मूला बताऊंगी, जिससे तुम और तुम्हारे और ऑनर फिनेज के बच्चे कभी भूखे नहीं मरेंगे। अब पहले तो उसका अंकल शर्त के लिए मान जाता है, लेकिन उसके अंदर ज्यादा इनाम पाने की लालच आ गई थी, इसलिए वो घर वापस आकर सिटाडेल वालों से संपर्क करता है और उन्हें वहां कैमिला और बीजों के अनलॉक होने के बारे में बता देता है। इसलिए रात होते ही सिटाडेल के गार्ड्स अंकल के पास आते हैं। वो सबसे पहले उसे मार देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीजों के बारे में किसी को कुछ भी पता चले। इसके बाद वो वेस्पर के घर की तरफ बढ़ती है। उनके आने की खबर वेस्पर और कैमिला को भी हो जाती है, इसलिए कैमिला फैसला करती है कि मैं खुद को गार्ड्स के हवाले कर दूंगी, जिससे होगा ये कि वो लोग वेस्पर को छोड़ देंगे और मेरे साथ जो उनका दिल चाहिए वो कर सकते हैं। जिस पर वेस्पर की डैड दोनों को कहते हैं वो लोग तो वैसे भी वेस्पर को मार ही देंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उसके पास बीजों को अनलॉक करने का कोड जो आ गया है। इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, ताकि जब गार्ड्स यहाँ आएं तो तुम्हें ना पाकर वो वापस चले जाएं। इसलिए दोनों ऐसा करती हैं और कुछ चीजें लेकर वहां से भाग जाती हैं। उधर जैसे ही गार्ड्स वेस्पर के घर में आते हैं, वैसे ही उसकी डैड अपने ड्रोन का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ऑन कर देती है, यानी बॉम्ब के साथ खुद को उड़ा देने वाला सिस्टम, जिससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और होता यह है कि वेस्प के डैड समते ही कई सारे रेंजर्स मर जाते हैं। ये सब कुछ वो दोनों भी दूर से देख रही थीं। अपने डैड की मौत से वेस्प आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो पूरी तरह टूट गई। तब कैमिला बड़ी मुश्किल से उसे संभालती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेस्पर ने उसे संभाला था। लेकिन कुछ गार्ड्स जो बच गए थे इनका पीछा करने लगते, क्योंकि उन्होंने दोनों को देख लिया था, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। अब ये लोग जहरीले पौधों के बीच में आ गए थे। इनके पीछे गार्ड्स भी थे, और क्योंकि कैमिला को इन जहरीले पौधों के बारे में पता था, इसलिए वो 2 रेंजर्स को यहां फंसाकर मार देती है। इसके बाद इन्हें 2 और प्लेन्स के आने की आवाज सुनाई दी, यानी कि इतनी आसानी से वो कैमिला की जान छोड़ने वाली नहीं थे। ये बात कैमिला को भी पता चल चुकी थी, इसलिए वह फैसला करती है कि अब मैं खुद को गार्ड्स के हवाले कर दूंगी, ताकि वेस्पर और उन बीजों को आसानी से लेकर यहां से निकल सके। लेकिन वेस्पर उसे ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन कैमिला ने तो फैसला कर लिया था जाने का।
अब कैमिला के पास किसी को भी सुलाने की ताकत थी, जिस ताकत से वो वेस्पर को भी गहरी नींद में सुला देती है। और अगली सुबह जब वेस्पर की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कैमिला यहाँ पर नहीं है, जिसका मतलब साफ था कि वो गार्ड्स के साथ सिटाडेल वापस जा चुकी है। अब वेस्पर भी अपने घर आती है, जहां सब कुछ तबाह हो चुका था। वो अपने घर की जमीन में कुछ बीज गाड़ देती है ताकि यहाँ फसल उग सके। तभी उसके पास कुछ बच्चे आ जाते हैं, जो असल में उसके अंकल के ऑर्फनेज के बच्चे थे। अब उन बच्चों को लेकर वेस्पर पिलग्रिम्स यानी बागी ग्रुप के पास जाती है ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। जहां आकर वो देखती है कि पिलग्रिम्स ने कबाड़ इकट्ठा करके एक काफी बड़ी टॉवर जैसी बिल्डिंग बनाई हुई है, जिसके ऊपर वेस्पर चढ़ के ऊपर आ जाती है और उसके पास जो बीज थे वो उन्हें हवा में फेंककर चारों तरफ फैला देती है, जिसका मतलब था कि आने वाले वक्त में यहाँ चारों तरफ इस तरह की फसलें उग जाएंगी जिसे इंसान खा सकते हैं। इससे सब ठीक हो जाएगा और जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी एक बार फिर से। और इसी उम्मीद के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।